गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम चैप्टर वाइज NCERT पाठ्य पुस्तक पर जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार पुनः आपको रिवाइज कर दें। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 10 प्रश्नों के उत्तर समझाया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 11, यदि आपके पास NCERT की बुक है तो उसमें प्रश्नों के मिलान करिएगा और देखिएगा कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन हैं या नहीं, क्योंकि आगामी बोर्ड परीक्षा में कोशिश यही रहेगी कि प्रश्न जितने भी आएँ वो सब NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित ही हों, इसलिए हमें उन प्रश्नों का रिवीजन अवश्य कर लेना चाहिए। आज क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिसंलयन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है और कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाइयों का नाम बताइए। बच्चों, आपने देखा था कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसी के बारे में ये प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि त्रिसंलयन क्या है। जब एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष्ठ बनाता है, तब हम इस क्रिया को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। एक नर युग्मक तथा 2 पोलर केंद्रक जो समीकित होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति यानी जाइगोट डॉर्मेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। बच्चों, अधिकांश पौधों में युग्मनज कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, यानी सुषुप्तावस्था में रहता है। इसका मतलब हुआ कि निषेचित बीजांड में विभाजन प्रारंभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। अतः केवल भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात ही जाइगोट यानी युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है और एक भ्रूण निर्मित होता है। अर्थात वो अवस्था जिसमें कुछ समय के लिए निषेचित बीजांड में विभाजन प्रारंभ नहीं होता उसे ही हम सुषुप्तावस्था या युग्मनज प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेब को एप्पल को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। जैसा कि आपने फलों के बारे में पढ़ा है, फलों को उनके विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। तो पूछा जा रहा है कि सेब को हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो सत्य फल होता है यानी ट्रू फ्रूट होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है। सेब में फल अंडाशय से विकसित न होकर मांसल पुष्पासन यानी फ्लसी थैलमस से विकसित होता है, इसीलिए सेब को हम आभासी या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। एक पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। बच्चों, कलिका अवस्था में पुष्प से पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया को ही हम विपुंसन और इमैस्कुलेशन, इसी विपुंसन को हम इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इमैस्कुलेशन कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण कराने के लिए पादप प्रजनक द्वारा इस तकनीक का प्रयोग पुष्पों के खिलने से पहले ही किया जाता है। अर्थात हम अगर किसी पुष्प से पुंकेसरों को हटा दें, इसी क्रिया को हम इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कोई व्यक्ति
वृद्धि कारकों यानी ग्रोथ सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोग्राफी को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और उस फल का चुनाव क्यों करते हैं? अनिषेक जनन को प्रेरित करने के लिए हम केले यानी बनाना को चुनते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत छोटे बीज होते हैं, अतः ऐसे फल को बीज रहित करना एक आसान कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आपको जब हम परागकोश की आंतरिक संरचना को समझा रहे थे, तो एक टेपिटम की परत भी आपको हमने समझाई थी। टेपिटम परागकोश में स्थित सूक्ष्म बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर की परत को कहते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं सामान्यतः द्विकेंद्रकी होती हैं। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है, अतः पराग भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। इसलिए टेपिटम का जो प्रमुख कार्य आपने देखा कि परागकोश के अंदर जो परागकण विकसित हो रहे हैं, उन विकसित होते हुए परागकणों के पोषण का काम टेपिटम करता है, अर्थात न्यूट्रिटी लेयर होती है, और इसके अलावा पराग भित्ति के निर्माण में भी सहायता करता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, एपोमिक्सिस यानी असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है, इसका क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है एपोमिक्सिस। बिना निषेचन के बीज यानी नए पौधे उत्पन्न करने की विधि को हम एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका किसी प्रकार से संयोजन होता है, अतः इसमें आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। लाभदायक जनकीय लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि अत्यंत लाभदायक होती है। इस प्रकार से हमने आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित इस महत्वपूर्ण चैप्टर के एनसीईआरटी में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तरों से अवगत कराया है। कुछ छोटे प्रश्न भी इस चैप्टर में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनको ध्यान से आप सुनिएगा। लैंगिक जनन का अध्ययन किसने किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किसने किया था? तो लैंगिक जनन का अध्ययन सबसे पहले कैमेरियन 1699, नाम याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहले अध्ययन कैमेरियन ने 1699 में किया था। पुष्पी पौधों में जनन अंग क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पी पौधों में पुमंग नर जनन अंग और जायांग मादा जनन अंग होता है, और जिन पुष्पों में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि 250 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। चूँकि 250 पराग मात्र कोशिकाएं विभाजित कर रही हैं, तो 250 × 4 अर्थात 1000 परागकण बनेंगे। इसी का अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का सबसे पहले किसने पता लगाया था? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो पता लगाने वाले साइंटिस्ट हैं एस.जी. नवाश्चिन ने ही द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया का सबसे पहले पता लगाया था। अगला है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है और इन फलों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम अनिषेक फलन यानी पार्थेनोग्राफी कहते हैं, और ये फल बीज रहित होते हैं या बीज होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी, कई बार पूछा गया है। प्रोफेसर पी माहेश्वरी को हम भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुभ्रूणता क्या है? कई बार पूछा गया है। नाम से स्पष्ट है, पॉलीम्ब्रियानी अर्थात बीजांड में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है, और बहुभ्रूणता की खोज लेवेनहॉक ने 1719 में की थी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। एक आता है
एग्मोस्पर्मी क्या है भी पूछा गया प्रश्न है। एग्मोस्पर्मी यानी निषेचन के अभाव में बीज का निर्माण, बिना निषेचन के या निषेचन के अभाव में बीज का निर्माण एग्मोस्पर्मी कहलाता है। इस तरह से इसी चैप्टर के ये कुछ छोटे प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। कुछ और भी प्रश्न आते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, जो इसी चैप्टर से संबंधित होते हैं। जैसे अनुन्मील्य अथवा निमीलिता से क्या तात्पर्य है, ये परागण में हमने आपको समझाया था, पॉलिनेशन में आपको समझाया था कि अनुन्मील्य या निमीलिता क्या है। बच्चों, सदैव बंद रहने वाले तथा कभी न खिलने वाले पुष्प अनुन्मील्य या इनको हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहलाते हैं। जैसे मूंगफली और कनकौआ ये ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। तो बच्चों, आप निषेचन और परागण को दोनों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। परागकोश से परागकण निकलकर उसी जात के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं, तथा नर युग्मक के बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका से संयुग्मन की क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलीकार्पिक से आप क्या समझते हैं। पॉलीकार्पिक जो पादप जीवन में अनेक बार पुष्प देते हैं, उन पादपों को हम पॉलीकार्पिक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित आज हमने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्न, उनके उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों के उत्तरों को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ जाएंगी और आपने ध्यान से सुन लिया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर के भी हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा बोर्ड परीक्षा के पहले आपको पूरी बुक के सारे प्रश्नों और उनके उत्तरों को हम वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।